नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लघु कथाएं पढ़ेंगे। लघु कथाएं समझ में आ गया होगा आपको, मतलब शॉर्ट स्टोरीज। संकलित का मतलब होता है एनोनिमस, यानी हमको नहीं पता राइटर का नाम क्या है। तो ये जो लघु कथाएं हैं ये आपका पार्ट 6 है। फ्री हिंदी कोर्स का ये 3rd वीडियो है। थंबनेल में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी का नाम है दूध का मूल्य, दूसरे का नाम है शब्द और अनुभूति। बहुत लोगों को लगता है कि ये टैगोर साहब ने लिखा है, पर याद रखना यहाँ पे लिखा गया है टैगोर साहब। ये टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रंथ को पढ़ रहे थे। ये नहीं लिखा गया कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रंथ को पढ़ रहा था। इसका मतलब ये टैगोर साहब ने नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। टैगोर साहब की कहानी है ये। लेट्स बिगिन। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में ये बता दूं कि आखिर लघु कथाएं मतलब क्या होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 1 मार्क्स की ओटी इसी तरह की बनती है। आपको आपकी बुक, अध्ययन गाइड, जो सोर्स मिले वहाँ से इसको पढ़ना ही होगा अच्छे तरीके से। जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हिंदी साहित्य की सबसे जो नई विधा है ना, वो है लघु कथाएं। विधा का मतलब होता है जॉनरा, GENRE, जॉनर। मतलब कि स्टोरी है, ऐसे है, पोएट्री है, नॉवल है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शन है क्या? हिंदी में बोलूं तो आत्मकथा है, कविता है, जीवनी है, या फिर नाटक है। आखिर है क्या? उसी तरीके से ये जो अलग अलग टाइप के लिटरेचर होते हैं, अलग अलग टाइप का साहित्य होता है, इनमें से ही एक होता है लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज। कि भाई शॉर्ट में एक बंदा कहानी को पढ़े, उसका क्लाइमेक्स उसको शॉर्ट में मिल जाए और बंदा आगे बढ़े। ये नहीं कि बंदा 400 पेज, 500 पेज या फिर 3-4 किताबें पढ़ रहा है। जैसे हैरी पॉटर की है, नॉवल है, तो उसमें आपको 7 कहानियाँ पढ़नी होती है। या द इमॉर्टल्स ऑफ मेलू है, उसमें आपको 3 बुक पढ़नी होती है। मूवी आप देखोगे कई बार पार्ट्स में आती है, बाहुबली 2 पार्ट, तो उसमें लगता है वक्त। शॉर्ट स्टोरी का मतलब है भाई शॉर्ट में निपटाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, खत्म करो, दोबारा हमको झंझट नहीं चाहिए। तो सबसे नई विधा है और बहुत विकसित हो रही है। क्यों? आप खुद देख सकते हो, किसी पे फुर्सत नहीं है 7 किताबें या 3 किताबें पढ़े। लोग 10 पेज पढ़ने में भी डरते हैं। यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो लोग कहते हैं भाई शॉर्ट वीडियो होगी वही वाली हम देखेंगे। भले लोग वेले हो, फिर भी वो कहेंगे नहीं भाई शॉर्ट स्टोरी होगी तो ही हम देखेंगे, बड़ी स्टोरी हम नहीं देखते। तो बेसिकली बात यह है कि भाई जो शॉर्ट में कहानी हो वो हमको चाहिए। तो आज के व्यस्तता भरे युग में हर कोई बिजी है। आपके पास भी 5-5, 6-6 सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ा जाए भाई। तो व्यस्तता भरे युग में किसी को फुर्सत नहीं है कि लंबी लंबी कहानियां पढ़े, और न वैसी मानसिकता, न कोई फोकस कर पाता है कि भाई बड़ी सी कहानियां पढ़े। तो लघु कथाएं ये बहुत फेमस हो गई। अब उद्भव, शुरुआत कैसे होती है तो देखो, 1901 में माधवराव सप्रे ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था एक टोकरी भर मिट्टी। माना जाता है यहीं से लघु कथाएं शुरू हुई। इसके अलावा एक वरिष्ठ रचनाकार, मतलब बहुत ही सीनियर राइटर थे, जिनका नाम था विष्णु नागर। इन्होंने 3 लघु कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। और उसका जो इंट्रोडक्शन था, भूमिका मतलब होता है किसी बुक का इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मुझसे पहले जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, ये प्रियदर्शनी की बात हो रही है, सुदर्शन प्रियदर्शनी, उपेंद्रनाथ पाठ अश्क, राम नारायण उपाध्याय, ये सब लोग भी शॉर्ट स्टोरी लिख चुके हैं। हालांकि उस समय लोगों को पता ही नहीं था, ये नाम नहीं दिया गया था शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन, हो सकता है आज से 4-5 हज़ार साल पहले महाभारत के टाइम पे भी हो, पर तब ये नाम नहीं था न्यूक्लियर वेपन, तब भी न्यूक्लियर वेपन तो था। उसी तरीके से विष्णु नागर से पहले कहानियां तो लिखी गई, लेकिन तब ये लघु कथा वाला नाम नहीं मिला था। तब वो बस कहते थे कहानी है या छोटी कहानी है, अल्प कहानी है, ऐसा कुछ कह देते थे। तो विष्णु नागर ने लिखा तो लोगों को पता था हाँ भाई ये है कलेक्शन, संग्रह 3 लघु कथाओं का। और वहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है भूमिका में कि मुझसे पहले भी लोग लघु कथा लिख चुके हैं। फिर ये और ज़्यादा फेमस कब होता है तो भारतीय ज्ञानपीठ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने चित्रा मुदगल द्वारा लिखित एक लघु कथा का संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम था बयान। तो ये बहुत फेमस हुआ। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे 1901 से लेके ये लघु कथाएं बढ़ते बढ़ते आ गई आगे। और आज 2 लघु कथाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको पूरा हिंदी फ्री पढ़ना है मुझसे
तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी में आपको फ्री पढ़ाऊँगा, फ्री वीडियोस मिलेंगी। अगर आप क्लास 12th इंग्लिश मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस, तो एडमिशन ओपन है। ये इसकी फ्री क्लास ये चल रही है सबके लिए। ये आप देख सकते हो मेरे पास, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मध्य प्रदेश में रैंक लाते हैं 94, ये CBSE, ये इंग्लिश मीडियम जिसमें आप हो, ये हिंदी मीडियम का इंग्लिश। तो आप देख सकते हो मेरे स्टूडेंट्स को। ये सिर्फ मैंने 50 स्टूडेंट्स का लिमिटेड सीट्स रखी थी, और उस लिमिटेड सीट्स में से भी ये रिजल्ट है मध्य प्रदेश में 10th रैंक। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहो तो आप 15 दिन का फ्री डेमो ले सकते हो इंग्लिश का, और आप 3000 रुपीज़ पे करके मेहनत करके इन लोगों की तरह ही रैंक या फिर 90+ ला सकते हो। फिलहाल बात करते हैं हमारे टॉपिक की। 2 कहानियाँ। सबसे पहली कहानी है भाई दूध का मूल्य। एक याद आती है मूवी दूध का कर्ज थी, शायद अनिल कपूर की। हालांकि इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नागिन वागिन नहीं है। देखो भाई सिंपल सी एकदम कहानी है। कहानी है एक असहारा बालक की, एक मासूम सा बेचारा सा भोला सा बालक अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ये कोलकाता की गलियों में घूमता है, फिरता है, घर घर जाता है और छोटी मोटी चीज़ें बेचता है। आप सबने देखा होगा चाइल्ड लेबर जैसे ये बच्चे कि भाई पिन ले लो, हर माल 5 वाला पिन ले लो, हेयर बैंड ले लो, पोछा ले लो, झाड़ू ले लो, इस टाइप से बहुत छोटी मोटी चीज़ें लोगों के घर में बेचता है। एक दिन का बात है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी में इसको भूख लगी, प्यास लगी, पेड़ के नीचे ठहर गया। आप इमेजिन करो तो बहुत अच्छी बात है। इतनी वीकनेस थी भाई, गर्मी में आपने फेस किया होगा, डिहाइड्रेशन होने लगता है, हमको कमज़ोरी आने लगती है अगर बॉडी में ग्लूकोज ना हो। ग्लूकोज से मेरा मतलब है भाई खाना नहीं गया, पानी नहीं गया। तो उसको बहुत प्यास लग रही थी, भूख भी लग रही थी, मेन बॉडी में ग्लूकोज नहीं था, ताकत नहीं बची, एनर्जी नहीं बची। अब इसको लगता है यार भूख कैसे मिटाऊं मैं, पैसा नहीं है, पढ़ाई जारी रखने को मैं काम करता हूँ। अब सोचा भाई यार एक ही तरीका है, जिंदा रहना है तो रोटी मांगना होगी। यानी एक खुददार बच्चे का ज़मीर मर रहा था, उसको लग रहा था ज़मीर को मारूं और एक भिखारी की तरह खाना मांग लूँ। उसने आज तक मांगा नहीं था कभी। और अगर आपने कभी किया है कि भाई अगर आप मांगते नहीं हो, अगर आप भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो कि किसी से मदद नहीं मांगी, पैसे नहीं मांगे, तो आपको पता होगा कि मांगना बहुत कठिन होता है। खुद के ज़मीर को दबाना सबसे कठिन काम है दुनिया में शायद। तो उसको लगा यार अब तो भूख मिटाना है, पैसा है नहीं, जिंदा भी रहना है तो यार रोटी मांग के खानी होगी, मारना होगा ज़मीर को। ऐसा सोच के उसने एक घर के दरवाजे पे दस्तक दी। नॉक 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 नॉक। ऐसा एक गृहिणी ने, हाउसवाइफ ने, यानी औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा क्या है। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है। तो अपन ने दरवाज़ा तो इसलिए खटखटाया था कि भाई खाना मांग लेंगे। अब महिला आती है सामने, बच्चा भूख से जूझ रहा है, स्टाविंग, ही इज स्टाविंग। लेकिन उसका आत्मसम्मान जाग गया। यार भाई आसान नहीं होता, एक आदमी जिसने आज तक नहीं मांगा उसके लिए मांगना आसान नहीं होता। उसका आत्मसम्मान जाग गया, मैं नहीं मांगूंगा। अब उसने नहीं मांगा, उसने कहा एक काम कीजिए, मुझे सिर्फ पानी दे दीजिए। उसने ये नहीं बोला कि मैं भूखा हूँ, खाना दो। उसने बस मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, इसने ये मांगा, मैं प्यासा हूँ। तो माँ तो नहीं, सॉरी, उस औरत ने देख लिया कि यार बच्चे की तो हालत ख़राब है, भूखा भी है, प्यासा भी है। अब इसको खाना दूंगी तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो गई, तो मैं क्या करूं। तो वो पानी नहीं लेके आई, वो लेके आ गई एक गिलास दूध। आप देख सकते हो इस ज़माने में जहाँ लोग पानी भी नहीं देते, आजकल तो लोग कहते हैं सामने पे हुआ है वहीं पे पी ले। तो वो एक गिलास दूध लेके आई। बालक हैरान था, उसने औरत का चेहरा देखा, कुछ नहीं कह पाया, चुपचाप दूध पी लिया। भाई कमज़ोरी तो थी, उसको पता है जिंदा रहना है, दूध मिल रहा है वो पी लो। आपको पता होगा, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो खासकर पता होगा कि मिल्क में तो होल प्रोटीन होता है भाई, होल फूड है। अगर आप खाना भी ना खाओ, दूध पियो तो काम चल सकता है। बच्चे को भी एनर्जी मिल गई, उसकी आंखों में इज्जत थी, उपकार की भावना थी कि क्या एहसान है। उसने विनम्रता से महिला से पूछा, इस दूध का मूल्य मैं कैसे चुका पाऊंगा, मैं कभी कीमत अदा भी कर पाऊंगा इसकी, कैसे आपको मैं लौटा पाऊंगा इसके पैसे। बालक की बात सुन के महिला ने एक सिंपल सी बात कही, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा, इसके कोई पैसे मत दो। ये सुन के बालक उस औरत को देखता रहा और निहारता हुआ वहाँ से चला गया। बहुत साल हुए, तो बहुत वर्षों के बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई।
उसको हो गई एक बीमारी। अच्छा, बाय द वे जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक थोड़ी सी बात ऐड होगी कि सदाशयता के लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती। तो ये डायलॉग भी आगे आ सकता है कि भाई नेकी से अगर हम काम करते हैं तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती, आप याद रखिएगा। तो बहुत टाइम बाद वो जो औरत है वो बीमार हो गई, उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर जैसी। तो सारे शहर के डॉक्टरों ने इलाज किया पर कुछ हुआ नहीं, तो राजधानी के अस्पताल में उनको भेजा गया। अब होता क्या है, ऑपरेशन करवाने के लिए उनको भेजा गया। वो जो महिला थी वो बड़े अस्पताल में है, एक फेमस एंड प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने। ठीक है, एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, ठीक है, एक फेमस डॉक्टर का ऑफिस है जिसके सामने डॉक्यूमेंट्स आते हैं। डॉक्टर को ये बताया कि एक औरत है जो कोलकाता नाम के शहर से आई है। डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई, उसने पहचान लिया कोलकाता। वो गया, उसने दूर से देख लिया, ये औरत तो वही है जिसने जिसने समझ गए ना, बचपन में दूध दिया था। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, देखभाल कर दी, उस औरत को पूरा ठीक कर दिया। फिर क्या होता है, फिर देखिएगा अब क्या हुआ। एक नया जीवन मिल गया औरत को, भाई वो खुश हो गई। ठीक है, अस्पताल के स्टाफ से उसने बिल मांगा। आजकल तो हॉस्पिटल भी भाई वैसे हो जाते हैं, होटल जैसे, इलाज करवाया लाओ बिल। तो वो सोच रही थी कि यार, दिल धड़क रहा था कि इतना बड़ा बिल होगा, मैं कैसे पे कर पाऊंगी, इतना बड़ा अस्पताल है। लेकिन उसको बिल नहीं मिला, उसको मिला एक एनवलप। एक एनवलप दिया स्टाफ ने। वो एनवलप को खोलती है, उस पर लिखा था ये जो बिल है इसका भुगतान बहुत पहले हो चुका है, बरसों पहले। बरस मतलब होता है ईयर, बरसों पहले हो चुका है। और वो था एक गिलास दूध। नीचे सिग्नेचर थी, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। यानी वो बच्चा जो खिलौने बेचता था भूखा प्यासा, आज वो राजधानी का, शायद दिल्ली का डॉक्टर बन चुका था। और इस औरत का इलाज उसने मुफ्त में किया। सोचो, क्या उस औरत को पता था? क्या उस औरत ने मांगा? नहीं। इसको ही बोलते हैं स्वाभिमान, इसी को बोलते हैं खुददारी। तो अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के नेक काम करते हो तो आपको बहुत कुछ मिलता है, आपकी उम्मीद से ऊपर मिलता है। कहता ना, इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शब्द और अनुभूति, बहुत प्यारी सी सुंदर सी कहानी है। शब्द और अनुभूति, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात की गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पढ़ रहे थे। मीन्स एक बुक थी अबाउट ब्यूटी, इसको पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वो ये जानने को बहुत उत्सुक थे कि यार सौंदर्य है क्या, व्हाट इज़ ब्यूटी। ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ठीक है। ये लोग आपको शायद उतना समझ में ना आए, आप लॉजिकल बच्चे हो, शायद पीसीएम के हो गए या साइंस के हो गए, कॉमर्स के हो गए, आर्ट्स के हो गए। पर हाँ, आर्ट्स के हो तो समझ सकते हो। लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है तो लिटरेचर में ये बातें बहुत आती है। जीवन क्या है, सुंदरता क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, चिंता क्या है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक था कि भाई व्हाट इज ब्यूटी, सुंदरता क्या है। आधी रात बीत चुकी थी, मतलब रात के 12 बज चुके थे। वो रात थी पूर्णिमा की, पूरा चांद निकला हुआ था। उन्हें नींद भी आने लगी, जो गुरुदेव को नींद आने लगी, ऊब होने लगी। मीन्स ही वॉज फीलिंग बोर्ड, उनको बोरियत भी होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था यार इसका आंसर क्या है। कभी कभी मैथ्स में होता है ना अपने साथ, भाई नहीं समझ पाते कि आखिर क्या है, या कोई मीनिंग अपन को नहीं आता। तो वो श्रांत हो गए, वो बहुत थक गए, पक गए, एक तरह से थक भी गए, पक भी गए। दिमाग शरीर सब थक चुका था। मोमबत्ती जल रही थी, उस समय हमारी तरह एलईडी तो होती नहीं थी, तो मोमबत्ती उन्होंने बुझा दी। जैसे ही मोमबत्ती बुझाई, खिड़की दरवाजे दोनों से चांद की रोशनी आ गई। आई डोंट नो आपने कितने सालों पहले चांद को देखा होगा, कितने सालों पहले आपने पूर्णिमा के चांद को देखा होगा, पर मैंने जब देखा था मुझे अच्छे से याद है। पूर्णिमा का चांद जब चल रहा होता है, आसमान में होता है, तो मानो ऐसे लगता है कि भाई पूरी दुनिया के ऊपर एक ट्यूबलाइट जल रही है। आप छत पे जाते हो, अपनी गली में जाते हो, गार्डन में जाते हो, आप देखते हो कि आपके ऊपर वो रोशनी आ रही है, आप नहा गए हो उस रोशनी में। और अगर आप बिना फ़ोन के जाओ, उसको फील करो, तो लगता है कि यार स्वर्ग है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो आप इमेजिन करो, एक अंधेरा एक कमरा है जहाँ मोमबत्ती जल रही थी, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती को बुझाया, अचानक से उस अंधेरे कमरे में चांद की रोशनी आती है। अंधेरे से मेरा मतलब है कोई और सोर्स नहीं है लाइट का मोमबत्ती के अलावा। वो मोमबत्ती पे बुझा दी गई और अब गुरुदेव की नज़र पड़ती है चांद की रोशनी।
कमरे में आ गई, सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो गया, हर तरफ चांद की रोशनी रोशनी रोशनी। गुरुदेव ने खिड़की के पार देखा तो ऐसा लगा कि यार चांद कह रहा है कि मैं तो बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था और तुम किताब में डूबे थे। सोचो, चांद कह रहा है कि मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था तुम किताब में डूबे थे। वो बाहर गए, ठंडी हवा का झोंका आया। तब उनको ठंडी हवा आती है उन दरवाज़ों से, खिड़की से। आप शायद फील कर पाओ, मुझे नहीं पता आपने कितने साल पहले एक्सपीरियंस किया। मैं चाहूँगा पता करना अभी कब है पूर्णिमा, और इसको एक्सपीरियंस ज़रूर करना, अपना टाइम निकालना, 5 मिनट आधा घंटा एक्सपीरियंस ज़रूर करना। तो होता क्या है, वो हवा का झोंका आता है, उनकी पूरी बॉडी, तन बदन चांदनी में नहा गया, चांद की रोशनी में वो गए। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देख के वो इतने अभिभूत हो गए, यानी इतने खो गए, इतने आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि उनके मुख से खुद ही निकल गया, है ना, मतलब कहा नहीं, मुंह से बस निकल गया, ये है सौंदर्य, यही तो है ब्यूटी। अपने रूम से वो बाहर आए, अभी तक ये नहीं हुआ, रूम से बाहर नहीं आए, अभी हवा अंदर आई, रोशनी आई और उनके मुंह से निकला यही है सौंदर्य। उसके बाद वो कमरे से छत पे बाहर आते, जाना आप भी ज़रूर। उन्हें लगा वाह, ये चांदनी की झील है। अगर आप कभी झील में नहाए हो, जैसे मैं तो मसूरी में नहा के आया था कैंपटी फॉल में, तो ऊपर से पानी आता है, अपन नहा रहे होते हैं, तो झील, वाटरफॉल, तो ऐसा लगता है कि झील है, चांद से चांदनी की रोशनी उस तरीके से हम पे आ रही है जैसे एक झील में ऊपर से नीचे पानी बरसता है या पानी गिरता है। उनको अब समझ में आ गया कि शब्द तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, मुख्य बात तो अनुभव की है कि ये सब शब्द है। सौंदर्य ये, सौंदर्य वो, सौंदर्य पे आप 4 अक्षर लिख दो, चाहे 4 शब्द लिख दो, चाहे 4 किताबें लिख दो, 4 ग्रंथ लिख दो, उससे कुछ नहीं होगा। जो मुख्य बात है, जो एसेंस है, वो है एक्सपीरियंस, अनुभव, जिससे हमको गुजरना होता है। केवल शब्द पर ठहर के अनुभूति नहीं होती, मतलब आप फील नहीं कर सकते वर्ड से। इसीलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य है, पर अंत नहीं हो सकते। इसीलिए कोई भी यात्रा हो, कोई जर्नी हो, आप उसके स्टार्टिंग में शब्द होते हैं, एंडिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं अभी कैंपटी फॉल का नाम लिया, मसूरी, मैं आपको कहूँ चलो मसूरी चलते हैं, तो शुरू में हम बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रेलवे की टिकट देखेंगे, उन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इमेजिन भी कर लेंगे, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस होगा, जब अपन ट्रेन में अंताक्षरी खेलते हुए जाएंगे, वहाँ पे बंदर को देखेंगे, सनराइज़ को देखेंगे, सनसेट को देखेंगे, भुट्टा खाएंगे, वो एक्सपीरियंस जो होगा ना, वो अलग ही है, वो शब्दों से परे है। इसी तरीके से अंत में अनुभव काम आएगा। जिंदगी में हर चीज़ में अनुभव काम आता है, और यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जीवन में कभी भी सिर्फ वर्ड्स कुछ नहीं करते। आप फ्यूचर में MBBS करोगे, MBA करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, तो जो सिर्फ वर्ड होंगे, थ्योरी होगी, उससे कुछ नहीं होना। मेन होगा आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया, आपको क्या आता है। ठीक है जी, तो आप फ्री कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए। अगर 90+ लाना चाहते हो, इंग्लिश में अफोर्ड कर सकते हो 3000, तो मेरी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। हाँ, ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम फ़ायदा करना चाहते हैं, आप फ़ायदा करवाइए, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फाइनली